एपिसोड की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे थे, जिनमें से एक आदमी कहता है कि आज की जिंदगी बहुत ही टफ हो गई है क्योंकि गुड और इविल आपस में अभी भी लगातार फाइट कर रहे हैं, जिसके वजह से पूरी दुनिया में केओस मचा हुआ है। इसी के साथ वो कहने लगता है, मैंने सुना है कि डीमन सेक्ट में 3 डीमन लीडर हैं और अब इतनी बात कहने के बाद वो तीसरे प्रिंस के बारे में बात करने वाला होता है। लेकिन तभी इसी वक्त हमें यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि लोगों के नाम और चेहरे को देखकर उनके भविष्य के बारे में बता सकती थी। वो उस आदमी से कहने लगती है कि उसके फोरहेड के ऊपर एक स्कार है जो कि उसके सोल के सेफ्टी को अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए उसका कम बोलना ही सबसे अच्छा होगा क्योंकि इस तरह से वो अपने लाइफ में आने वाले बहुत बड़ी तबाही को रोक सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वो आदमी इसके गाइडेंस के लिए थैंक यू कहता है। लेकिन तभी लड़की का फादर कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि गुड और इविल के बीच में उस समय फाइट क्यों हुई थी? लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही वो लड़की उसे बात करने के लिए मना करने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर एक आदमी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि क्या आपको सच में इसके बारे में पता है? तब इस पर ग्रैंडफादर कहने लगता है कि इन सारी चीजों की शुरुआत चिंगुन सेक्टर के एक डिसाइपल से हुई थी जिसका नाम जंग सियाओ फान था। फिर वो आगे कहता है कि उसके पास वाला मैजिकल वेपन डीमन सेक्टर का सबसे हाईएस्ट ट्रेजर है जिसका नाम ब्लड पर्ल डेवरिंग बीड है, लेकिन असल में उसे इविल तरीके से सोल और ब्लड को लेकर प्यूरिफाई किया गया था। तभी एक दिन सियाओ फान की मुलाकात डीमन सेक्टर की डॉटर बी याओ से हुई और फिर कुछ समय के बाद सियाओ फान के सीक्रेट के बारे में सभी को पता चल गया, जिसके वजह से तीनों मेजर सेक्टर उसे मारने के लिए चिंग्यू में इकट्ठा हो गए। इसीलिए घोस्ट किंग ने इस मौके का फायदा लेकर डीमन सेक्टर के साथ में अपना हाथ मिला लिया और इस तरह से उसने चुपके से चिंगुन सेक्टर के ऊपर अटैक कर दिया। फिर चिंगुन सेक्टर के लीडर डाओसुआ ने भी उनका सामना किया और तभी इसी भी सियाओ फान को बचाने के लिए बियाओ उसके सामने आ गई। तब इसके बारे में सुनकर एक आदमी ग्रैंडफादर से पूछता है कि फिर बियाओ के साथ में क्या हुआ, जिसके बाद वो आगे बताता है कि बियाओ ने लव ऑब्सेशन वाले कर्स का यूज कर लिया था, जिसे कि यूज करने के लिए अपने सोल और ब्लड एसेंस को जलाना पड़ता है और इसीलिए इसके वजह से उस ब्यूटीफुल लड़की की मौत हो गई। जिसके बारे में सुनकर एक आदमी उससे पूछता है, लेकिन सियाओ फान के बारे में क्या हुआ? लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ का मौसम बदलने लगता है और यहीं पर एक कोने में एक मिस्टीरियस आदमी भी बैठा हुआ था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि दो सेक्टर के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट हो रही थी, जहाँ पर कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और अब इस तरह से एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को मारने लगे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ब्लड प्यूरिफिकेशन हॉल का मास्टर भी यहाँ पर आ गया था, जो कि अपने पावर का यूज करके दुश्मन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वे लोग भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी अपने पावर का यूज करके उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इस मास्टर के पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और वो मास्टर इसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और लोग भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे एक साथ में मिलकर इसे मारने के लिए कोशिश करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो मास्टर भी असल में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था, इसीलिए वो अकेले ही बहुत ही शानदार तरीके से इनका सामना करने लगता है और हम देखते हैं कि वो इनके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा रहा था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे इसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होते और इसीलिए वे अभी भी लगातार इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मास्टर यहाँ पर अपने रेड डीमन आई का यूज करने लगा था, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक पावर बाहर आने लगती है और अब इनमें से कोई भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान भी यहाँ पर आ गया था और वो केवल एक ही झटके में इसके रेड डीमन आई को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो मास्टर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। इसके अलावा हम देखते हैं कि सियाओ फान अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मारने लगा था, जिसके वजह से अब इनमें से कोई भी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और वे इसे देखते ही कहने लगते हैं कि यह तो असल में ब्लड प्रिंस है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ फान इन सभी को धमकी देने लगता है और वो इनसे कहता है कि तुम मेरे सामने सरेंडर करोगे या नहीं करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे पावर को देख वे सभी काफी डर गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि हम सरेंडर करने के लिए रेडी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उस मास्टर को भी समझ में आ गया था कि वो इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो कहने लगता है कि ब्लड प्यूरिफिकेशन हॉल पिछले 800 सालों से चला आ रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आज इसके खत्म होने का टाइम आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर अपने पास वाले टोकन को इसे देने के लिए भी रेडी हो गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाओ नाम का लड़का उसे ऐसा करने से रोकने लगा था और कहने लगता है कि हमने तो इसके लिए अपने एंसेस्टर के स्टैचू के सामने कसम खाई थी और वादा किया था कि हम कभी भी किसी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। तब इस पर वो मास्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि सिचुएशन इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टाओ सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं होता और कहने लगता है कि मुझे तो बचपन से इस सभी ने बहुत ज्यादा बुली किया था और फाइनली मैं किसी तरह से ब्लड प्यूरिफिकेशन हॉल में एक्सेप्ट हुआ था, इसीलिए वो कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर मर भी गया तो मैं यहाँ पर सरेंडर नहीं करूंगा। तब इस पर वो मास्टर उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अब से तुम ब्लड प्यूरिफिकेशन हॉल को अकेले ही हैंडल करना। इसके बाद हमें पता चलता है कि अब सियाओ फान का नाम गुइली है, जो कि घोस्ट किंग सेक्टर का डेप्यूटी सेक्टर मास्टर है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि टाओ सियाओ फान से डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इसके पीछे तो एक बहुत गहरी खाई है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं था और फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम
तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सियाओ फान बड़े तेज स्पीड से इसके सामने आता है, जिसके वजह से टाओ को ऐसा लगता है कि शायद वो इसके हाथों मारा गया। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि सियाओ फान तो इसके पीछे है। तभी सियाओ फान उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टाओ की हालत पूरी तरह से खराब थी और फिर वो सियाओ फान से कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार क्यों नहीं देते। लेकिन इस पर सियाओ फान उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और अब से तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। यह सुनकर टाओ कहने लगता है कि तुमने तो मेरे ब्लड प्यूरिफिकेशन हॉल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फॉलो करूं। तब इस पर सियाओ फान उससे कहता है कि मेरे बिना तुम डीमन सेक्टर के हाथों मारे जाओगे, इसीलिए अगर तुम मारे गए तो ब्लड प्यूरिफिकेशन हॉल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाओ अपने हॉल को बचाने के लिए इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और उसी के साथ वो उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ फान उसके इस बात का कोई जवाब नहीं देता और फिर हम देखते हैं कि वो किनारे पर आकर चुपचाप खड़ा हो गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक छोटा सा मंकी इसके कंधे पर आकर बैठ जाता है और अब इस तरह से सियाओ फान फ्लाई करते हुए जाने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके पावर को सेंस करते ही चिंगुन सेक्टर का गार्डियन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया था, जिसे देखते ही वहाँ के सभी स्टूडेंट काफी परेशान हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे सभी अपने अपने पावर का यूज करके इसके वाटर अटैक को रोकने लगे थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे इसे रोकने में फेल होने वाले थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर आ गई थी और इस तरह से उसने अपने स्वॉर्ड पावर का यूज करके सभी को बचा लिया था। तब इसी वक्त हम यहाँ से सियाओ फान को गुजरता हुआ नोटिस करते हैं, जिसके बाद अब यहाँ का गार्डियन भी पूरी तरह से शांत हो गया था और वह फिर से पानी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसके लिए उसे थैंक यू कहते हैं और इसके अलावा हम देखते हैं कि वे इसके स्वॉर्ड कल्टीवेशन की भी तारीफ करने लगे थे। लेकिन अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा था कि सुप्रीम सोल भी अचानक से इतना अग्रेसिव क्यों हो गया और फिर वे लू को यहाँ पर अकेले छोड़कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सियाओ फान बियाओ के पास में आया था, जहाँ पर वो उदास होते हुए कहता है कि बियाओ मैं वापस आ गया। इसी के साथ वो कहता है कि मैंने दूसरे सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने में तुम्हारे फादर की मदद भी की। फिर वो कहने लगता है कि हम पहली बार डेथ स्पिरिट एबिस में मिले थे और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी इसके बारे में याद जरूर होगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि जब वहाँ पर आखिरी आदमी बचा हुआ था तब अचानक से मुझे तुम्हारे बारे में याद आने लगा और इसीलिए ऐसा लगता है कि मैं उसे नहीं मार सका। फिर वो आगे कहता है कि वापस आने के बाद मैं बिग बैम्बू पिक में भी गया था और तुम जिस ब्लैक सिगमेंट बैम्बू के ऊपर बैठा करती थी वो अभी भी वहीं पर है। और फिर वो रोते हुए कहता है कि अभी भी वहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। तब एक आदमी यहाँ आकर एक लेडी से कहता है कि मास्टर उससे कुछ बात करना चाहते हैं, जिस पर वो लेडी कहती है कि वो जब कभी भी वापस आता है वो सबसे पहले बियाओ को देखने के लिए जाता है। तब इस पर वो आदमी लेडी से कहता है कि उससे दूर आना ही तुम्हारे लिए सबसे सही होगा, क्योंकि सेक्टर मास्टर ने भले ही उसे बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है लेकिन अभी भी वो बियाओ को मिस करता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगू नाम का एक लड़का प्रैक्टिस कर रहा था। तभी इसी वक्त उसके सीनियर इसके ऊपर एक मोमबत्ती फेंकते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसे बहुत ही शानदार तरीके से काट दिया था और फिर इसका यूज करके वो यहाँ के मसाल को भी जला देता है। तब इस पर वो सीनियर कहने लगता है कि ये 10 साल तो बहुत ही जल्दी गुजर गए, लेकिन मैंने जैसा सोचा था तुमने तो उससे भी अच्छा प्रोग्रेस किया है। इसके बाद वो जिंगू से कहता है कि आज सेक्टर मास्टर ने अनाउंस किया है, इसीलिए चिंगुन सेक्टर के सभी डिसाइपल तुम कियान पीक पर इकट्ठा होंगे और इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जरूर कुछ बड़ा होगा। लेकिन अब यहाँ से जाने के बारे में सुनते ही जिंगू इस बात से काफी उदास हो गया था। जिसके बाद वो सीनियर उससे कहता है कि तुम जैसे यंग लड़के को इस तरह से नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जिंगू भी आखिरकार यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और वो प्रॉमिस करता है कि वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके डीमन को खत्म करेगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि डाउ स्वान भी यहाँ पर आ गया था, जिससे देखो सीनियर उससे कहने लगता है कि मैं भी असल में अपने मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसके बाद भी उसे तुम 10 साल तक यहाँ पर रखने के लिए मान गए, इसीलिए मैं इसके लिए तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। तब इस पर डाउ स्वान कहता है कि मैंने आपको उस समय मास्टर से बचाया था, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे उसके लिए थैंक यू नहीं बोला था, जबकि आज के बाद आप इस लड़के के लिए मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियाओ फान घोस्ट किंग से मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर वो सियाओ फान से कहता है कि पहले तो तुम मारने में बहुत ही माहिर थे, लेकिन मैंने सुना कि इस पर तुमने ई गाओ नाम के एक टाओइस्ट को माफ कर दिया। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारे मैजिक वेपन में जो ब्लड पर्ल है वो अभी भी मास्टर हेइसिन का लेगेसी है। फिर वो आगे उससे कहता है कि अभी ऐसी अफवाह फैली है कि वेस्ट के मार्स एरिया में कोई ट्रेजर अपीयर हुआ है, इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने इसके बारे में सुना। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ फान इस पर उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद वो इसे बताता है कि सभी फोर्सेस से किसी भी तरह से पाना चाहते हैं। इसके अलावा मेन हॉल लंगवेटी हॉल में है, जिसके वजह से हम इसे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। तब इस पर सियाओ फान कहता है कि डीमन सेक्टर में घोस्ट किंग सेक्टर और 10,000 पॉइजन सेक्टर सबसे ताकतवर है, जबकि हे हुआन सेक्टर और लॉन्गेविटी हॉल उतने ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कभी न कभी वहाँ पर वॉर जरूर होगा। तब इस पर घोस्ट किंग उससे कहता है कि इसे हमें किस तरह से सामना करना चाहिए, जिस पर सियाओ फान उससे कहता है कि सबसे पहले हमें लॉन्गेविटी हॉल के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, जिस पर घोस्ट किंग उससे पूछता है कि ऐसा क्यों। तब इस पर सियाओ फान उससे कहता है कि लॉन्गेविटी हॉल का मास्टर यांग जी बहुत ही एरोगेंट है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब वे ट्रेजर को पाने के लिए राइटर सेक्टर के साथ में
फाइट करेंगे, तब इसके वजह से दोनों पार्टी इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाएंगे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम इसका फायदा उठाकर 10,000 पॉइजन सेक्ट और हे वन सेक्ट के साथ में दोस्ती कर लेंगे और फिर इस तरह से हम केवल एक ही बैटल में जीत जाएंगे। तब इसके बारे में सुनते ही घोस्ट किंग उससे कहता है कि तुम्हारे सोच और मेरे सोच में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। तब इस पर सियाओ फान उससे कहता है कि इन 10 सालों में आपने मुझे हेवनली बुक का 2 स्टॉल दिया था, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके बारे में अच्छे से नहीं समझ सका तो फिर क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने आपके हार्डवर्क को वेस्ट कर दिया। तब यह सुनकर घोस्ट किंग उससे कहता है कि मैंने जो तुम्हें दिया है उसे तुम्हें अपने ही बल पर समझना होगा, लेकिन तुम तो इसे केवल 10 सालों में ही समझ गए, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज तो असल में बहुत ही रेयर है। इसके बाद वो इसे बताता है कि 10,000 पॉइजन सेक्ट और हेवन सेक्ट हमारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए रेडी है और फिर वो इसे एक लेटर देते हुए कहता है कि एग्रीमेंट की सारी डिटेल इसके अंदर है। इसके बाद वो उससे कहता है कि जल्दी से तुम डेथ मार्क्स वाले एरिया में जाओ जहाँ पर कि घोस्ट किंग सेक्ट के सभी लोग तुम्हारे ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि अभी भी एक चीज बाकी है और तुम तो अभी भी होली रिलीजियन सेक्टर को डीमन सेक्टर के जैसे मानते हो। तब इस पर सियाओ फन कहता है कि मैंने सेक्टर को 10 सालों के लिए ज्वाइन किया था जहाँ पर कि सारे दिन ब्लडी फाइट होती रहती है, इसीलिए वो सवाल करता है कि होली नाम को लेने के लिए काबिल कौन है। तब इस पर घोस्ट किंग उससे कहता है कि ट्रूथ सेक्टर के बारे में क्या, जहाँ पर कि तुम्हारा जन्म हुआ था। तब इस पर सियाओ फन कहता है कि ट्रूथ सेक्टर के लोग भी गलत काम करते हैं, इसी वजह से वे भी डीमन सेक्टर से कम नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर घोस्ट किंग उससे पूछता है कि तुम्हारे दिल में ट्रूथ का मतलब क्या है, लेकिन इस पर सियाओ फन कहता है कि मैं नहीं जानता और अब इतनी बात करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चिंगुन सेक्टर के सभी डिसाइपल डाउ सुआन के सामने इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर सियाओ का इन सभी से कहता है कि मैंने अभी सुना कि वेस्टर्न के मार्स एरिया में अभी कोई ट्रेजर ओपन होगा, इसीलिए डीमन सेक्टर भी उसे पाने के लिए वहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वह ट्रेजर उनके हाथों में चला गया तब इसके वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसके बाद वो आगे इनसे कहता है कि इसीलिए सेक्टर मास्टर ने टैलेंटेड लोगों को सेलेक्ट करने का डिसाइड किया है, जो कि वहाँ पर जाकर डीमन के साथ में फाइट करके उनको हराएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि तियानिन टेम्पल और फांसियांग वैली भी अपने स्टूडेंट को वहाँ पर भेजने वाले थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फांसियांग वैली के स्टूडेंट भी वहाँ पर जाने लगे थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सियाओ हान भी अपने ग्रैंडफादर के साथ में वहीं पर जा रही थी, लेकिन वहीं अब उधर सियाओ फान भी वहाँ पर जाने के लिए निकल गया था। इसके बाद अगले सीन में हम यांगजी को देखते हैं, जो कि डाउ सुआन के साथ हुए फाइट के बारे में याद करके काफी उदास हो गया था, क्योंकि वो वहाँ पर उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया था। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो इसके बारे में याद करके अपने एंसेस्टर के सामने माफी मांग रहा था। इसके बाद वो कहने लगता है कि अब तो हमारे सेक्टर का डिक्लाइन शुरू हो गया है और इसीलिए यह सिचुएशन हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि अब यहाँ पर किसी यूनिक ट्रेजर का जन्म होने वाला है, इसीलिए अगर आपके ब्लेसिंग से हम उसे हासिल करने में कामयाब हो गए तब इस तरह से हम तो अपने एनिमी को बहुत ही आसानी से हरा पाएंगे और फिर इस तरह से हम अपने लोंगिटी हॉल के गौरव को फिर से रिस्टोर कर पाएंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हुआंग अपने ग्रैंडफादर के साथ में दवांग विलेज में आ गई थी, जहाँ पर उसका ग्रैंडफादर कहने लगता है कि क्या गोल्डन लाइट का न्यूज यहीं से फैला था। तब इस पर हुआंग उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर सच में कोई यूनिक ट्रेजर है। तब इस पर ग्रैंडफादर कहने लगता है कि डेथ मार्स का पूरा एरिया पॉइजनस क्रिएचर से भरा हुआ है, इसीलिए सभी फोर्स किसी न किसी तरीके से उस यूनिक ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं, जबकि वह ट्रेजर तो अभी तक भी सामने नहीं आया है। फिर वो आगे कहता है कि ट्रूथ पाथ और डीमन पाथ सबसे पहले एक दूसरे का सामना करेंगे और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि वहाँ पर क्या होगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि फांसियांग सेक्टर वाले डीमन सेक्टर वालों के साथ में फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चिंगुन सेक्टर के स्टूडेंट भी यहाँ पर आ गए थे, जो कि अपने अपने पावर का यूज करके डीमन सेक्टर के लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने इनको बहुत ही आसानी से हरा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इनके सामने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाते और इसीलिए वे तुरंत अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए थे। इसके बाद सियाओ से कहता है कि चिंगुन सेक्टर आपकी मदद करने के लिए आ गया है, जिसके बारे में सुनकर फांसियांग सीनियर उससे पूछता है कि तुम कैसे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे डीमन सेक्टर के लोगों को इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देना चाहते थे और इसीलिए वे फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए उनके पीछे जाने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव काफी परेशान होता है, क्योंकि सियाओ फान अचानक से उसे अकेले छोड़कर वहाँ से गायब हो गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि हुआन भी अपने ग्रैंडफादर के साथ में यहीं पर होती है, लेकिन कोई भी अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए इनके पास में नहीं आ रहा था। और इसके अलावा हम देखते हैं कि गांव भी इनसे काफी परेशान होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यांगजी के लोग यहाँ पर आ गए थे और वो इनसे कहने लगता है कि तुम सभी इस जगह को खाली कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर यहाँ के लोग इनका सामना करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने इनको अपने पावर से बहुत ही आसानी से डरा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चीन हुआन यहाँ पर आ गया था और वो हुआन से कहता है कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। जिसके बाद हुआन उससे पूछती है कि तुम किस तरह के प्रेडिक्शन को चाहते हो। तब इस पर हुआन उससे कहता है कि मैं अपने नाम से प्रेडिक्शन को चाहता
चाहता हूँ ताकि मैं जान सकूं कि डेथ मार्च में जाने का मेरा लक क्या है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यांग जी के लोग इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे और वो बहुत ही आसानी से इनके अटैक को रोकर इनका सामना कर रहा था। तभी इनको पता चलता है कि इसके पास में तो पॉइजन वाली पावर है और इसीलिए वे समझ जाते हैं कि यह तो 10,000 पॉइजन सेक्टर से है, जिसके वजह से वे सभी काफी डर गए थे और फिर वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआन इसके नाम का यूज करके इसके लक के बारे में प्रेडिक्शन करने के लिए रेडी हो गई थी और वो कहने लगती है कि इन वर्ड का मतलब है वेस्ट, और जबकि वेस्ट वाला एरिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए वो इससे बताती है कि वहाँ पर जाने का तुम्हारा लक बहुत ही अच्छा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वुयान उसे थैंक यू कहता है और फिर हुआन का ग्रैंडफादर उसे इसके बदले 12 टाइल मांगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वुयान ने खुशी खुशी उसे 20 टाइल दे दिया था, लेकिन तभी वो हुआन से कहने लगता है कि मेरा एक और फ्रेंड भी वहाँ पर जाने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके भी लक के बारे में प्रेडिक्ट करो। इसके बाद वो इसे बता देता है कि उसका नाम गुइली है, लेकिन इस पर हुआन उसे कहती है कि फेस या फिर वर्ड प्रेडिक्शन के लिए मुझे उस आदमी से मिलने की जरूरत होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ का मौसम अचानक से काफी तेजी से बदलने लगा था और तभी खुद सियाओफान यहाँ पर आकर हुआन से कहता है कि तू मेरे बारे में भी प्रेडिक्शन करो। तब इस पर हुआन कहती है कि लीवर्ड घोस्ट और गॉड में डिसबिलीव को शो करता है, इसीलिए तुम मुझसे इसके बारे में क्यों पूछना चाहते हो। लेकिन तभी वुयान से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसके बारे में गलत हो, क्योंकि क्रिएशन के शुरुआत में इविल स्काई किंग ने एक नए वर्ल्ड को क्रिएट किया था, जिसके बाद हेल क्वीन ने सारे लिविंग क्रिएचर को क्रिएट किया और यही चीज मेरा सेक्रेट टीचिंग सेक्टर का ट्रूथ है। और फिर वो कहने लगता है कि कोई इसके ऊपर यकीन कैसे नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए काफी गुस्सा हो गए थे और इनको देखा ऐसा लग रहा था कि वे दोनों अब एक दूसरे के ऊपर अटैक भी कर देंगे। लेकिन फिर इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था और फिर वुयान सियाओफान से कहता है कि मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था और अब मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे बारे में जो र्यूमर है वो तो पूरी तरह से सही है। इसके बाद वो कहता है ऐसा लगता है कि ब्रदर गुइली के हाथों में आना कंफर्म है, जिस पर सियाओफान भी उससे कहता है कि अगर सीनियर पॉइजन गॉड ऐसा चाहते हैं तो फिर इसे लेने के लिए साहस कौन करेगा। तब इस पर वुयान उससे कहता है कि मास्टर ने बॉडी मैटर के बारे में केयर करना बंद कर दिया है, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही इसके बारे में इंटरेस्टेड नहीं हो, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि अब अंकल यांग जी इसके बारे में डिसाइड करेंगे कि आखिरकार इस जगह को कौन मैनेज करेगा। अब इतनी बात करने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सियाओफान हुआन से कहता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, और अब इतनी बात करने के बाद वो भी यहाँ से जाने लगा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि गाँव भी अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कराने के लिए आ गया था, लेकिन तभी वो लिटिल मंकी उसके सामने आकर उसे ऐसा करने से रोकने लगता है। जिस पर गाँव से कहता है कि तुम मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं इसे नहीं खाऊंगा। इसके बाद गाँव हुआन से पूछता है कि क्या मैं आने वाले समय में ग्रेट सक्सेस को हासिल करूंगा। तब इस पर हुआन भी इसके फेस को देखकर इसके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद वो कहने लगती है कि तुम्हारी अचीवमेंट लाइन तुम्हारे फोरहेड के तीनों लाइन से ओवरसाइड हो गई है, जिसके वजह से तुम्हारी ताकत धीरे धीरे कम हो रही है और इसीलिए तुम बुद्धिमान लोगों के हेल्प के बिना अपने लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि गाँव इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था और इसके अलावा वह तो इसके काम के बदले उसके पैसे देने के लिए भी रेडी नहीं होता और कहने लगता है कि तुम तो यहाँ पर केवल बकवास कर रही हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लिटिल मंकी इसके पास से पैसे वाले बैग को ले लेता है और फिर वो इसे लाकर हुआन को दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके वजह से गाँव इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है कि मैं इसका हिसाब किताब किसी न किसी दिन बराबर जरूर करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआन इसके लिए लिटिल मंकी को थैंक यू कहती है और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इस सब पंपकिन कैंडी भी खाने के लिए देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वो लिटिल मंकी भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था और फिर वो इसे लेकर वो भी गाँव के पीछे पीछे चला जाता है। तभी जिन यहाँ आकर कहने लगती है कि तुम तो अभी भी पंपकिन कैंडी को पसंद करती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे देख हुआन भी काफी खुश हो गई थी और फिर वो पूछने लगती है कि सिस्टर आप यहाँ पर कैसे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लोंगविटी हॉल के लोग ट्रूथ पाथ के ऊपर नजर रखे हुए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि जल्दी से हॉल मास्टर को जाकर इसके बारे में बता दो, क्योंकि अभी डेथ मार्च के तरफ जा रहे हैं। वहीं उधर हुआन जिन से पूछती है कि क्या हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन इस पर जिन उससे कहती है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी जल्दीबाजी में नहीं आई हूँ। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि कुछ इविल आई ग्रैंडफादर के ऊपर नजर रखे हुए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन जैसे ही अपने पावर का यूज करके अटैक करती है वे सभी फिर से वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वुयान भी यहाँ पर आ गया था और वो जिन से कहता है कि हमने तो जरूरी मैटर के बारे में एक साथ डिस्कस करने के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन इसके बाद भी तुम यहाँ पर अब क्यों आ रही हो। तब इस पर जिन उससे कहती है कि 3 दिन पहले 10,000 पॉइजन सेक्टर के पॉइजन की वजह से मेरे हे हुआन सेक्टर के डिसाइपल मारे गए थे और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही ऐसा किया होगा। तब इस पर वुयान उससे कहता है कि अगर मैं वहाँ पर होता तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पॉइजन को यूज करने की जरूरत होती। जिसके बाद वुयान उससे कहता है कि इस मैटर में मेरा 10,000 पॉइजन सेक्टर इन्वॉल्व है, इसलिए मैं इसे खुद एक्सप्लेन करूंगा। जिसके बाद जिन हुआन से कहती है कि अभी कुछ समय के लिए तुम यहीं पर रेस्ट करो और उसी के साथ वो उससे पूछती है कि क्या वो चीज अभी भी तुम्हारे पास में है, जिसके बारे में सुनकर अब जिन भी यहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही जोरों
की बारिश होने लगी थी, इसीलिए हुआन और ग्रैंडफादर यहीं एक पेड़ के नीचे छुपे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लिटिल मंकी भागते हुए यहाँ पर आ गया था, जिसे देख ग्रैंडफादर कहने लगता है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गाँव भी एक अम्ब्रेला लेकर यहाँ पर आ जाता है और फिर वो हुआन से पूछता है कि क्या तुम्हें अम्ब्रेला की जरूरत है। लेकिन इसकी बात सुनकर हुआन सोचने लगती है कि अगर उसने उसे अम्ब्रेला मांगा तो शायद वो कहने लगेगा कि तुम तो बारिश के बारे में भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकती, और इसीलिए इस तरह से शायद वो इसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देगा। और इसी वजह से हम देखते हैं कि उसने अम्ब्रेला लेने से मना कर दिया था और फिर उससे कहती है कि तुम इसे खुद ही यूज करो। लेकिन तभी वो देखता है कि हुआन बड़े प्यार से लिटिल मंकी को बारिश से बचा रही है, जिसके वजह से वो अपना अम्ब्रेला इसे देने के लिए खुद को नहीं रोक पाता और फिर हम देखते हैं कि उसने अपना अम्ब्रेला इसे दे दिया था। तब इससे देख हुआन उससे कहती है कि तुम तो सच में बहुत ही काइंड हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसके ऐसे बातों से काफी परेशान होने लगा था और कहने लगता है कि मैं तो असल में एक बहुत ही बुरा आदमी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसी बात सुनकर ग्रैंडफादर भी इसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गांव ने भी उसे डरा कर नीचे गिरा दिया था और अब इस तरह से वे सभी एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे थे। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बारिश रुक गई थी और इसीलिए वे सभी अब यहाँ से जाने के लिए भी रेडी हो गए थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि पानी के अंदर से कोई क्रिएचर हुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन हुआन के ब्रेसलेट से निकल रही पावर ने उसे इसके अटैक से बचा लिया था, जिसके बाद वो क्रिएचर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाफा ने अपने पावर का यूज करके उस क्रिएचर को बहुत ही आसानी से मार दिया था और फिर जिन तुरंत ही वहाँ पर आकर हुआन को इसके नीचे आने से बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाफा इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके अलावा हुआन भी यहाँ पर आ गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे तीनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे, जिससे देख ग्रैंडफादर कहने लगता है कि आखिरकार ये तीनों यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन ने उसे घुरते हुए आगे बात करने से रोक दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ग्रैंडफादर फिश के जैसे दिखने वाले क्रिएचर के बारे में बात करने लगता है और कहने लगता है कि ये तो असल में फिश ह्यूमन ट्राइब है। तब इसके बारे में सुनकर जिन उससे पूछने लगती है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर ग्रैंडफादर कहता है कि मैं भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। तभी हुआन कहने लगता है कि हम जिस बारे में बात कर रहे थे उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन और सियाओफान दोनों ही इसके लिए मान गए थे और फिर सियाओफान हुआन के साथ में यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिन हुआन से कहती है कि इन दोनों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है और अब इसके बारे में सुनकर हुआन भी इसके लिए मान गई होती है। वहीं उधर एक आदमी यांगजी के पास आकर कहता है कि उन्होंने बेट को ले लिया है और वे डेथ एबिस में पहुंच गए हैं। फिर वो आगे इनसे कहता है कि दवांग विलेज में तो घोस्ट किंग सेक्टर और 10,000 पॉइजन सेक्टर के बीच में फाइट होने वाला था, जबकि हे हुआन सेक्टर केवल उनको देखता रहा। इसके बाद वो इससे बताता है कि वे तीनों मार्स वाले एरिया में एंटर कर गए हैं और उनके साथ में वहाँ पर कोई भी उनका आदमी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यांगजी भी इसके लिए रेडी हो गया